नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। नदियाँ हैं तो जल है तो जीवन है, लेकिन ये जलधारा या कहिए कि जीवन धारा ही सूखने लगे तो भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज एनडीटीवी आपको देश की 5 नदियों के सूखते वजूद और गिरते जलस्तर की कहानी दिखाने जा रहा है। इनमें गंगा भी है और यमुना भी, गोदावरी भी और महानदी भी। शुरुआत गंगा से ही करते हैं, जो भारत के करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक नदी का नाम नहीं बल्कि माँ की तरह है। लेकिन वो गंगा बदहाल है और शिव के धाम काशी में ही। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये नदियां जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए जीवन धारा हैं, लेकिन आज इनके हालात कुछ ऐसे हैं। जिस गंगा को मां कहते हैं, उसका दम प्रदूषित और कम होते पानी में घुट रहा है। जो यमुना दिल्ली की जीवन धारा है, वो गंदगी का नाला बनती जा रही है। महाराष्ट्र की प्यास बुझाने वाली गोदावरी खुद प्यासी है। महानदी बस नाम की है, बाकी तो इसकी धारा बहुत पतली हो गई है। सबसे साफ शहर इंदौर की सरस्वती नदी तो नाला बन गई है। एनडीटीवी आज आपको बताएगा कि कैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी जैसी नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। शुरुआत उस गंगा से करते हैं जिसे भारत में नदी नहीं बल्कि माता का दर्जा हासिल है। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा में गंगा मैया जहां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं, वहीं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों के लिए ये लाइफ लाइन है। ये नदी 45 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। लेकिन यही गंगा नदी आज अपनी लाइफलाइन के लिए संघर्ष कर रही है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां गंगा की धारा अधिकांश घाटों पर 10 से 50 फीट तक दूर हो गई है। गंगा का जल स्तर 57.74 मीटर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार औसतन हर दिन 4 सेंटीमीटर पानी नीचे जा रहा है। अभी जून के तीसरे सप्ताह में ही गंगा का जल स्तर पिछले साल के न्यूनतम 189 फीट तक जा पहुंचा है और अगर 2-3 फीट और नीचे यानी 186 फीट पर गंगा का जल स्तर गया तो गंगा किनारे जल कल के लगे पंपिंग स्टेशन गंगा से पानी खींचने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर आधे बनारस पर जल संकट गहरा जाएगा। ज्यादा शहर में दिक्कत आ सकती है। जो पानी की रफ्तार से घटने की है, बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर के हिसाब। हाँ, लगभग 1 सेंटीमीटर घट रही है। अभी से गंगा में जगह जगह रेत के टापू और टीले उभरने लगे हैं। वहीं गंगा किनारे सीढ़ियों को छोड़कर गंगा नीचे होती चली जा रही है। जब मुसीबत सिर पर नाचने लगी तो जल कल विभाग की नींद खुली है। 10 जून के बाद गंगा में पानी छोड़ने की मांग को लेकर सिंचाई विभाग में चिट्ठियों का आदान प्रदान शुरू हुआ है। 2022 के जून में गंगा का जलस्तर 193 फीट था। 2023 में 15 जून तक ये घटकर 189 फीट हो गया, जबकि इस साल भी 15 जून तक ये 189 फीट पर पहुंच गया। 40 साल से ज्यादा आबादी वाले शहर में गंगा की यही हालत रही तो इस काशी पर भी केप टाउन बनने का खतरा आ जाएगा।
ये हालत तब है जब गंगा की सफाई पर करोड़ों करोड़ रुपए पानी में मिल चुके हैं। सरकार ने 1986 से 2014 के बीच करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद अक्टूबर 2022 तक 13,000 करोड़ रुपए आवंटित और खर्च किए गए। लेकिन इतनी बड़ी रकम भी गंगा की सफाई नहीं कर सकी। उल्टे प्रकृति को बांधने की इंसानी कोशिश में नदियां पतली होती जा रही हैं। उत्तराखंड में जो हमने हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स के लिए हमने बना रखे हैं बड़े बड़े जलाशय, वहाँ पहले सारा का सारा पानी हम रोक रहे हैं। पानी रोकने के बाद हम क्या करते हैं, छोड़ते उतना ही है जो टरबाइन चलाने के लिए आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पानी कम हो रहा है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हरिद्वार से ही आपने देखा कि नहर बना करके और पानी दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा कारण, तो ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ गंगा, पूरे गंगा बेसिन में लिफ्ट कैनाल्स बने हुए हैं दोनों किनारे गंगा के। पानी सक करके और सिंचाई के लिए खेतों में सप्लाई होता है। और चौथा कारण जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, वो है कि चूँकि गंगा बेसिन में जल स्तर नीचे जा रहा है लगातार, तो उसकी रिचार्जिंग के लिए गंगा का पानी प्रयोग में लाया जा रहा है। गंगा से कम बदतर हाल यमुना का भी नहीं है। दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है। हरियाणा में ही यमुना का पानी कम होने लगा है, जो दिल्ली आते आते खत्म होता सा दिखाई देता है। एनडीटीवी की टीम ने हरियाणा और दिल्ली की 7 लोकेशन पर जाकर यमुना के पानी की हालत देखने और समझने की कोशिश की। नदी के बीच में अगर जानवर घास चरने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नदी के पास भी अपनी दुर्दशा पर बहाने के लिए आंसू नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर हथनी कुंज बैराज से यमुना 3 हिस्सों में बंट जाती है, जिससे पहले ही यमुना में पानी कम हो जाता है। एक हिस्सा दिल्ली और राजस्थान के काम आता है, दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है। इससे उत्तर प्रदेश के लोग सिंचाई करते हैं। जो पानी बच जाता है उसे मुख्य यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। यमुना नगर के ओधरी गांव, यमुना में यहाँ भी पानी बेहद कम। यमुना नदी को ट्रैक करते हुए हम हरियाणा के यमुना नगर जिले के ओधरी गांव पहुंचे। यहाँ भी पानी नहीं है, बस एक नल यमुना नदी में गिर रहा था, जिसकी वजह से यमुना का पानी दूषित हो रहा था। यमुना का सफर हरियाणा के पानीपत जिले के खोजकीपुर गांव तक आते आते मानो थक जाता है। वहां यमुना का पानी बहुत कम और बहुत ज्यादा गंदा दिखाई देता है, और उससे ज्यादा पानी को लेकर हरियाणा और यूपी में विवाद भी। दिल्ली में यमुना नदी का प्रवेश पल्ला गांव से होता है। यहाँ भी यमुना में पानी कम और सीवर और फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी ज्यादा है, जबकि ये वो जगह है जहाँ से दिल्ली जल बोर्ड ट्यूबवेल लगाकर अच्छी मात्रा में पानी निकालता है और दिल्ली के लोगों को सप्लाई करता है। दिल्ली में यमुना के प्रवेश करने के बाद सबसे पहले वजीराबाद बैराज आता है। यहाँ से दिल्ली जल बोर्ड वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सप्लाई करता है। यहीं पर यमुना किनारे पर लगा हुआ है 131 MGD क्षमता वाला वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो इन दिनों कम पानी मिलने के चलते अपनी क्षमता से कम पानी साफ करके सप्लाई कर पा रहा है। यहाँ वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी उठाया जाता है, जो कम से कम 674.5 फीट के स्तर पर यमुना का जल स्तर जरूर रहता है। लेकिन इन दिनों यमुना का जल स्तर करीब 669 फीट के पास पहुंच गया है। दिल्ली की पहचान माने जाने वाला सिग्नेचर ब्रिज इन दिनों यमुना की दुर्गति की कहानी कहता है, क्योंकि यहाँ नजफगढ़ नाले का पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना का कुल सफर 52 किलोमीटर का है।
लेकिन यमुना की सबसे ज्यादा दुर्गति होती है वजीराबाद से लेकर ओखला के 22 किलोमीटर के बीच। दिल्ली में यमुना पर आखिरी बैराज है ओखला बैराज। यहाँ पर यमुना पूरी तरह से सूखी हुई नजर आ रही है। केवल एक तरफ कोने में थोड़ा पानी दिखाई देता है जो किसी नाले के पानी जैसा दिखता भी है और उसमें दुर्गंध भी महसूस होती है। ये उस यमुना का हाल है जिसे टेम्स बनाने की बातें सुनकर दिल्ली वालों के कान पक चुके हैं। ये सोचने की बात है कि जिस यमुना की वजह से या जिस नदी की वजह से हम लोग का जीवन है, हमारा शहर है, शहर कहाँ बसे? शहर वहीं बसे जहाँ पर नदी आई, जहाँ पे पानी आया, पानी नदी से आया, नदी से हमको पानी मिला तो हमारी सभ्यता बनी, विकास हुआ। जिस नदी की वजह से हमारा जीवन है, आज वही नदी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है, तड़प रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। गंगा और यमुना का हाल तो आपने देख लिया, अब गोदावरी, सरस्वती और महानदी का भी हाल देख लीजिए। जिन आंखों ने इन नदियों को पानी से लबालब भरा हुआ देखा था, वही आंखें आज इन्हें सूखती और सिकुड़ती हुई देख रही हैं। हमारे संवाददाताओं ने नासिक से गोदावरी और महासमुंद से महानदी की बदहाली को बताने की कोशिश की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नाम महानदी, लेकिन हाल छोटी सी नदी जैसा भी नहीं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी अपने बहाव के क्षेत्र में सूख गई है। पानी के ठहरे हुए बहाव के बीच कहीं कहीं पानी नजर आता है। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर महासमुंद शहर से लगे महानदी के किनारे भी सूख गए हैं। यहाँ के घोराड़ी गांव में रहने वाले ऐसे लोग एनडीटीवी को मिले जिन्होंने अपने बचपन में महानदी को पूरे वेग में बहते देखा है, लेकिन आज सब कुछ सूखा पड़ा है। कुछ जगह जगह जो पानियां डैम बना के रोका गया है, इसके बाद लोग कुछ अलग टाइप से जो उत्खनन काम लोग अवैध तरीके से लोग रेत फेंक कर रहे हैं, इसलिए नदी का जो पानी का धार जो है ना, वो कम होते हैं। तभी मंदिर उंदिर ये जो बना है सब पानी के किनारे ही बना है ना, वहाँ तक पानी था। अभी कम से कम आधा किलोमीटर पानी अंदर भाग गया, पानी है ही नहीं है। अभी दिनों दिन रोज हर साल घटत जात पानी है, हर साल घट रहा है। हर साल घट रहा है भैया। अभी वो रात का दिखत है, अब फिर आने वाला में रहबो नहीं करी तो इसने लागत है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। महानदी का उद्गम धमतरी की सिहावा की पहाड़ियों से है जो 885 किलोमीटर का सफर तय करके ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा का मशहूर हीराकुंड बांध महानदी पर ही है। इससे छत्तीसगढ़ में करीब 2,20,260 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। लेकिन जब नदी ऐसे ही सूखती चली जाएगी तो सिंचाई कैसे होगी और लोगों की प्यास कैसे बुझेगी? ये महानदी है और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से गुजर कर ये उड़ीसा जाके और बंगाल की खाड़ी में ये नदी समुद्र में मिलती है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि जल संकट जो है वो पूरे अधिकांश इलाकों में गहराता नजर आ रहा है। जब नदी का ये हाल है तो नदी के आसपास की क्या स्थिति होगी, और यही वजह है कि जो ज़मीन के अंदर का जो वाटर लेवल है वो भी लगातार गिर रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि ये महानदी भी अपने कहीं ना कहीं इस इलाके में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वही हाल नासिक में बहने वाली गोदावरी नदी का भी है। नासिक के त्रयंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलने वाली गोदावरी की चर्चा रामायण में भी है। इस स्थान का सीधा वास्ता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ता है। गोदावरी के किनारे बसा नासिक दंडक वन का हिस्सा माना जाता है, जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास का ज्यादातर समय यहाँ पर ही बिताया था। तब गोदावरी के मनोहर नजारे को देखकर ही भगवान राम ने सीता मैया और लक्ष्मण के साथ यहाँ रहने का फैसला किया होगा। लेकिन
तब क्या पता रहा होगा कि एक दिन ये नदी खुद में सिमटती चली जाएगी। आज नासिक में ही इस नदी की बुरी हालत देखने को मिलती है। आनंदवल्ली के पास नदी में जलकुंभी फैली हुई है, तो वहीं गोदा पार्क इलाके में ड्रेनेज का गंदा पानी भी खुलेआम नदी में जाकर मिलता है। इससे नदी का पानी काले रंग का दिखने लगा है। गोदावरी के रिवर बेड में कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया है, यानी उसके नीचे जो जिंदे पानी के झरने वगैरह थे वो बूझ चुके, इसलिए गोदावरी नदी जो सेल्फ फ्लोइंग नदी थी वो गंगापुर डैम के ऊपर वो डिपेंडेंट हो गई, नंबर 1। नंबर 2, नासिक सिटी के जितने भी सीवर वगैरह वो सीवर का डायरेक्ट डिस्चार्ज वो गोदावरी नदी में छोड़ा गया है। आप देखो रिवर बैंक के ऊपर ब्यूटिफिकेशन दिख रहा है। अगर नदी अगर ईल है उसको हेल्दी करने की जगह पे उसको ब्यूटिफिकेशन करके क्या करेंगे आप? यानी स्वच्छता वगैरह वो अच्छी नहीं है बिल्कुल, यानी प्रशासन ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और ये गोदावरी क्लीन करने के लिए भी कुछ यानी योजना वगैरह जो भी रहता है वो उनको फॉलो करना चाहिए। गोदावरी की मेन समस्या प्रदूषण है, ऐसा देखा जाए तो बहुत प्रदूषित है। लोकल अथॉरिटीज़ को कुछ काम करना चाहिए इस पर, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को प्रदूषित करना अच्छी चीज़ नहीं है। नासिक को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए होलकर ब्रिज क्षेत्र में नदी का प्रवाह रोक दिया गया है। ये गोदावरी नासिक जिले में ही पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी तक करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा जारी रखती है। इस माता समान पवित्र नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर देव से ही हुई है, लेकिन आज इसके बहाव में ठहराव है। ये ठहराव, ये प्रदूषण इंसानी फितूर और सरकारी नाकामियों का जीता जाता उदाहरण है। इंदौर की कान्हा और सरस्वती नदी में भी देखने को मिलता है। इन दोनों नदियों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए, लेकिन ये नदियां मैली की मैली रह गईं। 2022 में दोनों नदियों पर 1157 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2023 में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पैसे साफ हो गए, नदियों की सफाई नहीं हुई। जब पहला ऑर्डर था कि नदी का सीमांकन, उस वक्त इन्होंने कहा था कि 1200 अतिक्रमण है। आज 4200 कैसे हो गए अतिक्रमण? इसका मतलब इसी के बीच में या वो रिकॉर्ड झूठा था या इस बीच में ये कैसे अतिक्रमण हो गया, किन अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हुआ। आपसे ही पूछ रहा हूँ, उसमें ऑर्डर में क्लियर लिखा हुआ है HFL अधिकतम जल भराव से 33 मीटर दूरी तक कोई भी किसी भी तरह का निर्माण बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये कैसे बने हुए? साफ सफाई का रोना वो जमींदार परिवार भी रो रहा है, जिसका दावा है कि उसके पूर्वजों ने ही इंदौर शहर की स्थापना की थी। अभी तो पानी काफ़ी गंदा और काफ़ी ड्रेनेज का इसमें मिल रहा है और नगर निगम इसके अंदर काफ़ी प्रयास कर भी रहा है और वो सराहनीय है, लेकिन फिर भी इसमें और गंभीरता से काम होना चाहिए कि ये नदी जो है वो साफ़ हो, स्वच्छ शहर, नदी के किनारे बसाहट है इस शहर की, तो काफ़ी खूबसूरत हो सकता है ये अगर इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करें। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की इसी नदी पर, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है और कान नदी कहा जाता है। आप देखिए उसका क्या हाल है, आपको सीधे नज़र आएगा कि ये नदियां जो है इसकी सफाई के नाम पर जो है करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी इसकी सफाई नहीं हो पाई है। यहाँ पर आपको जलकुंभी नज़र आती है, जो कहें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है अभियान शुरू किया था तालाबों और नदियों से इनको हटाने का, लेकिन वो अभियान किस तरह से नज़र आता है। हालांकि देखिए, इसे हम ये कहें कि जो यहाँ का ड्रेनेज का पानी है, वो जो 3 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, वो 3 पाइप ही थे जिससे कि ड्रेनेज का पानी इन नदियों में मिलता था। तो अब धीरे धीरे नगर निगम उन ड्रेनेज के पानी को तो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ से इन नदियों में ड्रेनेज का गंदा पानी आ जाता है और ये नदियाँ आज भी दूषित है, मतलब ये साफ नहीं हो पाई। इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन इस नंबर 1 का क्या मतलब है अगर नदियां ही साफ न हों। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।